बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट करेंगे और जो एग्जांपल हमने ली है वो बेसिकली एक पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही चीज़ हम कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करने से पहले वेरीफाई भी करेंगे। कैनोनिकल फॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले ऑब्वियसली वी नीड टू क्लासिफाई द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कर्व्स और फिर अल्टीमेटली वेरिएबल्स फाइंड करेंगे। मतलब हम ऐसे वेरिएबल्स फाइंड करेंगे जिनकी हेल्प से हम ओल्ड कोऑर्डिनेट x और y से न्यू कोऑर्डिनेट्स xi और ईटा में ट्रांसफ़र करेंगे। और फिर उसके बाद ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें गिवन इन डेरिवेटिव्स को इन न्यू कोऑर्डिनेट्स में कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म इजीली ऑब्टेन हो जाएगी। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। हमें पता है कि जब इक्वेशन को क्लासिफाई करना हो तो इसे सेकंड ऑर्डर लीनियर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन से देखें, ये दोनों टर्म्स मौजूद हैं इन इक्वेशंस में, लेकिन इस इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट a है, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 में कोफिशिएंट जी x स्क्वायर है। इट मीन्स दैट a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। कंपेयर कर लें, मिक्स्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है u का विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, इसमें भी मौजूद है और इक्वेशन नंबर 1 में भी मौजूद है। यहाँ पे कोफिशिएंट 2b है, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट -2xy है। हमें सिर्फ और सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड्स को विद 2। अल्टीमेटली ये 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और b हमारे पास बच जाएगा इज इक्वल्स टू -xy। कंपेरिजन कर लेते हैं जी फिर से। u सब y, इट मीन्स दैट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ पे c है लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर है, इट मीन्स दैट c इज इक्वल्स टू y स्क्वायर। क्लासिफिकेशन करना है, ऑब्वियसली उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं जी? b स्क्वायर माइनस ac। b की वैल्यू लिख लेते हैं -xy स्क्वायर, फॉर्मूला का माइनस, a की वैल्यू x स्क्वायर, c की वैल्यू y स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, it is equals to x square y square and it is also equals to x square y square, which is ultimately equals to 0. We have already studied that if discriminant is equals to 0, then the given partial differential is parabolic. So it means that our PDE is also parabolic. Next step है जी characteristic equations find करना. We have already derived the characteristic equations of the parabolic equation, which are given by this ordinary differential equation, okay. dy by dx is equals to b over a. हम कंपैरिजन से ऑलरेडी देख चुके हैं a की क्या वैल्यू है, b की क्या वैल्यू है, c की क्या वैल्यू है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं जी अपनी गिवन ODE में। b इज इक्वल्स टू माइनस xy, a इज इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड, एक x जो है x से कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद y बाई x स्क्वायर्ड dy बाई dx, ओके। इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स चाहिए और कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो है इस ODE का सोल्यूशन होगा। इसके लिए वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, y इस तरफ ले आते हैं 1 ओवर y dy, और यहाँ पे x की सिर्फ एक पावर बच गई थी, 1 ओवर x माइनस एज इट इज़ और dx यहाँ पे आ जाएगा। हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। इंटीग्रेट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन वी नो दैट इट इज़ ln of y, it is ln of x, constant of integration will also be added। अब नेगेटिव है, हमें कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, ln of y plus ln of x is equals to ln of c। by using the property of logarithm we know that अगर दो इस तरह की वैल्यूज ऐड हो रही हों तो इसका मतलब है कि वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, ln of c and finally we will get xy is equals to c। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व आ गई है जो कि हमने इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इंटीग्रेट करने से ऑब्टेन की थी। नेक्स्ट टास्क है कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल्स फाइंड करने का। उसके लिए ऑब्वियसली वी नो दैट इससे पहले जो एग्जांपल्स हम करते आ रहे थे हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस आती थी, एक को एक्साई का नाम दे लिया जाता था, दूसरे को ईटा का, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्व आई है, हम उसे एक्साई के इक्वल रख लेंगे, ठीक है, और दूसरी हम खुद ही लेट कर लेंगे। अब लेट करने का क्राइटेरिया क्या है? लेट तो कर लिया, क्या जो हमने सपोज किया है वो राइट है,
इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें जैकोबियन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना होगा, जो होता है जी एक्साई एक्स, एक्साई वाई, ईटा एक्स, ईटा वाई। ओके, सो एक्साई एक्स, एक्साई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वाई है, एक्साई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव एक्स है, ईटा का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 है, जबकि वाई के रिस्पेक्ट से 0। और देखें ये होगा 0 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं कि जब जैकोबियन का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता तो जो हमारे ये सिलेक्शन होती है एक्साई और ईटा की, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल्स की, वो बिल्कुल दुरुस्त होती है। इसके अलावा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की इन्वर्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है? देखिए हमारी जो गिवन पीडी थी वो एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है। सो सोल्यूशन भी हमने अगर ऑब्टेन करना है तो ऑब्वियसली वो एक्स और वाई की फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक्साई और ईटा में, तो ऑब्वियसली जो सोल्यूशन आएगा वो भी एक्साई और ईटा की फॉर्म में आएगा। सो ये हमने वन वे ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्टेबल होना इसलिए ज़रूरी है कि हम दोबारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में जा सकें और जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है वो एक्स और वाई की फॉर्म में ही कैलकुलेट कर सकें। सो इस वजह से अभी हमने देखा कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, वो इन्वर्टेबल है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स भी हमने कैलकुलेट कर लें। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर हम नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 और ये 4। अब हमारा अगला टास्क है कि हम इन डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट करें in term of these new transformed coordinates। so उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे जी। we know that ये हम लोग ऑलरेडी फार्मूलाज को ड्राइव कर चुके हैं। u x is equals to u xi, xi x plus u eta, eta of x। so यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। u xi, xi का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है जी y, u eta, eta का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है 1। so finally we will get y u xi plus u eta। इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अब u y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। u xi, xi का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इज x प्लस u eta, और eta का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या है जी 0 है। सो वी ओनली गेट दैट x u xi। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं। अब u x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं जी। सो u xi x की जगह पे y स्क्वायर्ड u eta x is equals to 1 squared u xi x is 0, u eta x is also 0 plus 2u xi x की जगह पे y and eta x is equals to 1। सो ये दोनों टर्म तो ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से आ जाएगा जी y स्क्वायर u xi प्लस u eta प्लस 2y u xi eta। इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेते हैं। अब u y कैलकुलेट कर लेते हैं जी। u xi एंड xi y का स्क्वायर, सो xi y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर u eta y स्क्वायर, eta y is 0, so u xi y is 0, u eta y is 0, and 2u xi y is equals to x and eta y is equals to 0। so ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी और हमारे पास बचेगी जी x स्क्वायर u xi। इस इक्वेशन नंबर 8 का नाम दे लेते हैं। और इसके बाद जी u xi देखिए xi y और xi x की वैल्यूज मौजूद है तो लिख लेते हैं जी y x, ईटा y की वैल्यू मौजूद नहीं है सो ये टर्म कैलकुलेट नहीं कर रहे हम। xi x y हमारे पास 1 है सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं। u xi x y इज इक्वल्स टू 1 प्लस ईटा x y इज 0, सो ये नहीं लिखते हैं। ईटा y अगेन इज 0, ये भी नहीं लिखेंगे। ईटा x xi y ये कर लेते हैं। u xi ईटा, और ईटा x की वैल्यू है जी हमारे पास 1 और xi y की वैल्यू है x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x y u xi प्लस u xi ईटा और साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x। इसे इक्वेशन नंबर 9 का नाम दे लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को इक्वेशन नंबर 1 में इस्तेमाल कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट कर लेते हैं। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ आ जाएगा, यू एक्स एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं -2xy, ये जो इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। अब यू एक्स वाई की वैल्यू लिख लेते हैं जी, प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो यू वाई वाई की वैल्यू लिख लेते हैं। अब प्लस आ रहे हैं जी साथ में एक्स यू एक्स, सो एक्स लिख लेते हैं और यू एक्स की वैल्यू साथ लिख लेते हैं, प्लस वाई, और अब यू वाई की वैल्यू साथ लिख लेते हैं जी, इक्वल्स टू 0। सो अब ब्रैकेट्स रिमूव कर लेते हैं, मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशंस कर लेंगे हम। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यू एक्स आई प्लस एक्स स्क्वायर यू ईटा ईटा प्लस 2x स्क्वायर्ड वाई यू एक्स ईटा। इन द सेम वे बाकी सारी टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। दिस इज़ 1 टाइम एंड इसके बाद ये भी है एक बार, और ये टोटल ये हो गया 2 - 2 इक्वल्स टू 0। सो ये सारी की सारी टर्म्स कट जाएंगी। इसके अलावा ये दोनों टर्म सेम है, ऑपोजिट साइन के साथ ये कट जाएंगी, 1 1 2 और ये -2, ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो अब हमारे पास बच गई जी एक्स स्क्वायर यू ईटा ईटा प्लस एक्स यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। एक एक्स अगर कॉमन ले लें तो इधर बच गया एक्स यू ईटा ईटा प्लस यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो मतलब हमारे पास इक्वेशन लिखी जा सकती है एक्स यू ईटा ईटा प्लस यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। कैनोनिकल फॉर्म का बेसिक टास्क तो ये था कि हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को एक्साई और ईटा में ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन देखिए यहाँ पे अभी तक एक्स बाकी है। अगर आप देखें जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल्स कैलकुलेट किए थे, एक्स किसके इक्वल था, ईटा के इक्वल था। सो उसी फैक्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करें अगर, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी ईटा यू ईटा ईटा प्लस यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक बिल्कुल एग्जैक्ट और राइट रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म है। अगर मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो पूरी इक्वेशन को ईटा के साथ डिवाइड कर लें। सो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी 1 ईटा यू ईटा इज इक्वल्स टू 0। ये भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा एक और चॉइस है, अगर लिखना चाहें तो यू ईटा ईटा इज इक्वल्स टू -1 ईटा यू ईटा। सो तीनों सेम है, कोई भी इनमें चेंज नहीं है, बिल्कुल इसी इक्वेशन से ये इक्वेशन लिख ली, इससे ये लिख ली, कोई भी फ़र्क नहीं है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके लिए सबसे पहले हमने उसको क्लासीफाई किया। क्लासीफाई करने के बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कर्व और वेरिएबल्स कैलकुलेट कर लिए, और फिर वेरीफाई कर लिया क्या वाकई में जो हम काम कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। जैकोबियन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, वो 0 के इक्वल नहीं था, उसने वेरीफाई कर दिया दैट वी आर डूइंग द गुड थिंग। उसके बाद हमने क्या किया जी, जो हमारे पास इक्वेशन में डेरिवेटिव्स मौजूद थे उनको ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया और उसे दोबारा अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंप्लीफिकेशन से एक इक्वेशन आ गई जो बिल्कुल अभी ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट में है। इसमें ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स और वाई बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। कैनोनिकल फॉर्म का बेसिकली फ़ायदा क्या हुआ, देखिए अभी भी हमारे पास ये एक पीडीई ही है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी मौजूद है, लेकिन जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी उसमें कितनी सारी टर्म्स थी जिसमें डेरिवेटिव्स मौजूद थे। तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कोई भी टेक्निक इस्तेमाल करें वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती, और पॉसिबली ऐसा कोई भी तरीका ना होता जिससे इसका जो सोल्यूशन है वो इजीली फाइंड किया जा सकता। जब इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो देखें अब ये एक ऐसी इक्वेशन में ट्रांसफ़र हो गई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म मौजूद है और एक ही फर्स्ट ऑर्डर। कंपैरेटिवली इक्वेशन बहुत मिनिमाइज हो गई है, बहुत ही अब इसको आसान तरीके से हल किया जा सकता है। चाहे तो इसको इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करने के बाद चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है हम दोबारा से एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हैं। इंटीग्रेट कैसे करना है इसके लिए आप जाके लेक्चर दे सकते हैं कि सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग इंटीग्रेशन और बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन बेसिकली इस्तेमाल करेंगे।